नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमी में हम लोग बेसिकली इकोनॉमी कहाँ से पढ़ेंगे। मृणाल सर के हैंड आउट से पढ़ेंगे। मृणाल सर के हैंड आउट यानी कि जो नोट्स ये बनाते हैं वहाँ से हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे। मृणाल सर को नहीं जानते, मृणाल पटेल सर अनअकैडमी पे इकोनॉमी पढ़ाते हैं यूपीएससी के लिए। उन्होंने इकोनॉमी को पिलर्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहले पिलर से हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे मनी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, जो कि पहला पिलर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बार्टर सिस्टम के बारे में देखते हैं। बार्टर सिस्टम क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। इस सिस्टम में क्या होता है, हम लोग मनी का यूज़ नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कोई किसान है, उसके पास गेहूँ है, मान लीजिए एक बोरी उसके पास गेहूँ है और उसको ज़रूरत पड़ती है जूतों की। तो वो क्या करेगा, अपनी एक बोरी गेहूँ लेके जाएगा मोची के पास। और मोची के पास जूते हैं तो वो क्या करेगा, अपनी एक बोरी या इसमें से जितना भी उसको गेहूँ देना होगा, जितनी उनकी डील होगी, वो गेहूँ दे देगा और उससे मोची से जूते ले लेगा। तो यहाँ पे मनी का यूज़ नहीं हो रहा है, डायरेक्टली चीज़ें एक्सचेंज करके हम लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो बार्टर सिस्टम है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ? वो मेसोपोटामिया टाइप्स में इंट्रोड्यूस हुआ सबसे पहले। अब जो बार्टर सिस्टम है, इस सिस्टम की, वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ अपनी चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होगा तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होगा तो व्यापार नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? पिछला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जिस किसान को जूते की ज़रूरत थी, वो अनाज लेके जाए मोची के पास। अब मोची को मान लीजिए अनाज की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो उसको जूते नहीं दे पाएगा और जो किसान है वो जूते नहीं खरीद पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। यानी कि मोची को अनाज की ज़रूरत होनी चाहिए और किसान को जूते की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी कोई व्यापार, कोई डील हो पाएगी दोनों के बीच में। तो ये एक प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स की। दूसरी प्रॉब्लम, सच कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज हाई। सही दाम पर चीज़ ढूंढने वाले लेन देन की लागत बढ़ जाती है। जैसे पिछला ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई किसान है, उसको जूते की ज़रूरत पड़ती है, वो जाता है पहले मोची के पास। उसको मान लीजिए अनाज की ज़रूरत नहीं है, तो वो जाएगा दूसरे के पास, तीसरे के पास जाएगा, चौथे के पास। तो उसको कहीं पाँचवीं छठी बार में कोई ऐसा मोची मिल जाए जिसको अनाज की ज़रूरत है और उन दोनों के बीच में डील हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फाइनल कॉस्ट पड़ रही होगी उस किसान को जूते की, वो उसके लिए इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसने ढूंढा उस व्यक्ति को, सर्चिंग में कुछ उसके सर्च करने में उसका टाइम लॉस हुआ होगा, कॉस्ट लॉस हुई होगी, खाना पीना बांध के ले गया होगा ढूंढने किसी को। तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम होगी। तीसरी, स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़ इज़ डिफ़िकल्ट। जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, यानी कि जो जल्दी उनकी वैल्यू डिग्रेड हो जाती है। मान लीजिए किसान का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उसके पास टमाटर है, तो वो टमाटर का ख़रीदार ढूंढेगा। कोई टमाटर का ख़रीदार ढूंढने में इसने अगर 2-4 दिन लगा दिए तो क्या होगा, आधे टमाटर सड़ जाएंगे या पूरे सड़ जाएँ। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी जो टमाटर की वैल्यू है वो डिग्रेड हो जाएगी। नाशवान वस्तुओं का मूल ह्रास हो जाएगा। जो जल्दी ख़राब होती हैं, ऐसी चीज़ों को स्टोरेज करने की प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम में। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा है, डज नॉट इनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। अब श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता ये बार्टर सिस्टम। इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग? बेसिकली 3 चीज़ों की नीड होती है इंसान को, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इस पॉइंट से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ज़रूरत तो सबको होगी, खाना सबको खाना है। तो यहाँ पे क्या होगा बार्टर सिस्टम में, कि जो मेजर ऑक्यूपेशन है, जो लोग जिस व्यवसाय में ज़्यादा जुड़ेंगे तो वो कृषि में ज़्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि कृषि की जो वो आउटपुट देंगे उसकी ज़रूरत सबको है। बजाय हम लोग इंटरनेट सर्विसेज या कोई मोबाइल बनाना चाहता है, तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत बेसिक नीड नहीं है ये। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, मेजर पॉपुलेशन है, वो कंसंट्रेट हो जाएगी एग्रीकल्चर पे। तो यहाँ पे श्रम विभाजन नहीं हो पाएगा। यानी कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी के हैं, वो उतना डेवलप नहीं कर पाएंगे। एक प्राइमरी सेक्टर की ज़्यादा डेवलप हो पाएगा। अब पैसों की अब बार्टर सिस्टम के हम लोगों ने चैलेंजेस देखे, बार्टर सिस्टम क्या होता है ये समझा। अब बढ़ते हैं मनी की ओर। तो मनी के कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। मनी के क्या कार्य होते हैं? तो मनी के 3 कार्य होते हैं। एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा है कंटिंजेंट फंक्शन, यानी प्रासंगिक कार्य। तो सबसे पहले समझते हैं
प्राइमरी फंक्शंस कौन से होते हैं मनी के? मनी का सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है मेज़र ऑफ वैल्यू। कोई चीज़ है उसकी वैल्यू कितनी है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसको नापने का काम करता है मनी। जैसे मान लीजिए हम लोग लेंथ को नापते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, फुट में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर और फुट ये क्या है, मेज़र कर रहे हैं लेंथ को। ऐसे ही किसी चीज़ की वैल्यू कितनी है उसको मेज़र करता है मनी। तो मनी क्या है, बेसिकली मूल्य का मापक है। दूसरा इसका प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि बाय एंड सेलिंग करने में, गुड्स में हेल्प करता है। किसी चीज़ को कोई चीज़ हमें ख़रीदनी है तो हम लोग मनी देंगे और उससे वो चीज़ खरीद लेंगे। तो यहाँ पे मनी क्या है, एक मीडियम है एक्सचेंज करने का। अब बढ़ते हैं सेकेंडरी फंक्शंस के। सेकेंडरी फंक्शंस, मनी के सेकेंडरी फंक्शंस हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचय। मूल्य का संचय हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग बैंक अकाउंट्स खोलते हैं, वहाँ पे अपनी डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, उनमें इंटरेस्ट वगैरह में मिलता रहता है। या फिर हम अपने किसी घर में नोटों को चिनते जाएँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मूल्य का संचय कर रहे हैं, वैल्यू का स्टोरेज कर रहे हैं। एक कमरा हम लोग भर दें नोटों से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो ये इसका सेकेंडरी फंक्शन हो गया। दूसरा इसका सेकेंडरी फंक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई सोल्जर है, वो ड्यूटी कर रहा है, कोई फौजी ड्यूटी कर रहा है कश्मीर में बॉर्डर पे, तो उसको अपने घर उसको पैसे भेजने हैं। तो वो कैसे भेजेगा, तो उसको अपने घर कुछ वैल्यू भेजनी है तो वो कैसे भेजेगा, मनी के थ्रू भेजेगा। नेफ्ट कर देगा या फिर UPI, भीम, ये सब जो चल रहा है, गूगल पे, जैसे भी उसको मनी ऑर्डर कर देगा। इस तरीके से वो वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देगा अपने घर पे। अब तीसरा सेकेंडरी फंक्शन है मनी का डेफर्ड पेमेंट्स में हेल्प करता है। डेफर्ड पेमेंट्स क्या होता है, स्थगित भुगतानों का मानक। यानी कि जो हम लोग चीज़ें EMI में ख़रीदते हैं, किस्तों में जो चीज़ें हम लोग खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट से, वहाँ पे मनी हेल्प कर रहा होता है हमें। जैसे मान लीजिए एक आईफोन है, उसकी कीमत है 79,900 उसकी कीमत है। लेकिन हमारे पास शुरू में वो पैसा नहीं है, इकट्ठा हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, किस्तों पे खरीदेंगे उसको, इंस्टॉलमेंट EMI में खरीदेंगे। और मान लीजिए जो EMI है वो मंथली EMI हमें 3,177 रुपये की पड़ रही है और 36 महीनों तक हमें ये भरनी है। अब 3,177 रुपये हमारे पास हैं, वो हम लोग 36 महीनों तक भरेंगे। तो हम लोग इसको 36 महीनों तक 3,177 रुपये भरते जाएँ तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ेगी लगभग 1,14,372 रुपये। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमें चीज़ जो थी वो महंगी पड़ गई है, यानी कि 34,472 रुपये हमें इंटरेस्ट, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ रुपये हमें देने पड़ गए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड हो गया। यानी कि हम लोग कोई चीज़ हमें ख़रीदनी है तो ब्याज पर हम लोग ख़रीदें उसको इंस्टॉलमेंट में, उसमें हमें मनी हेल्प करता है। तो मनी का एक और फंक्शन है कि ब्याज वगैरह इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। ये हो गए सेकेंडरी फंक्शंस। अब बात करते हैं कंटिंजेंट फंक्शंस यानी कि प्रासंगिक कार्य। प्रासंगिक कार्य में बेसिक ऑफ क्रेडिट सिस्टम, इट इज़ बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, शेयर, बॉन्ड, DTC वगैरह। शेयर मार्केट, वित्तीय बाज़ार जो है उनको हम लोग किस में डील करते हैं, पैसों में डील करते हैं। वहाँ पे हम लोग पैसे का यूज़ कर रहे होते हैं। कोई शेयर खरीदना है, बॉन्ड खरीदना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है, बेचनी है, तो वहाँ पे मनी का यूज़ हम लोग करते हैं। एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा इसका कंटिजेंट फंक्शन है एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हम लोग कोई चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हमें लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये हम लोग कहाँ से इकट्ठा करेंगे, मनी से हम लोग इकट्ठा करेंगे। उत्पादन के कारक जुटाने में सहायता करता है मनी, पैसा सहायता करता है उत्पादन के कारक जुटाने में। लैंड खरीदनी है तो पैसों से खरीदेंगे, लेबर को क्या देंगे, हम पैसा देंगे। कैपिटल लानी है कहीं से, कोई मशीन वगैरह, तो हम लोग कैसे करेंगे, पैसा उन सब चीज़ों में हेल्प करता है। तीसरा इसका कंटिजेंट फंक्शन है क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वाया टैक्सेशन। अब मान लीजिए अंबानी कमा रहे हैं 100 करोड़ रुपए, अंबानी कमा रहे हैं, हमारा कोई किसान है वो कमा रहा है 10,000 रुपये महीने, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे, अंबानी पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे और जो किसान है उस पर कम टैक्स लगाएंगे। जिससे क्या होगा कि अंबानी से ज़्यादा टैक्स का पैसा लेके हम लोग गरीबों की हेल्प करेंगे। गरीबों के लिए वो पोवर्टी एलिवेशन स्कीम्स लाएंगे, पोवर्टी एलिवेशन और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लाते जाएंगे गरीबों के लिए, जो कि सहायक होगी हमारे राष्ट्र के लिए। तो यहाँ पे हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं नेशनल इनकम का, तो उसमें भी पैसा एक सहायता प्रदान करता है। अब पढ़ते हैं मनी इवोल्यूशन एंड टाइप्स।
मुद्रा की उत्क्रांति और प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमोडिटी मनी की। कमोडिटी मनी क्या होता है? वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा यानी कि कोई किसी चीज़ को हम लोग मनी मान लें, ठीक है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी कुछ, यानी कि जो चीज़ हमने मुद्रा मानी है, मनी मानी है कोई चीज़, उसकी अंतर्भूत मूल्य होगा वो कुछ। जैसे कि हम लोगों ने आयरन के कील्स ले लिए, या सोने के कुछ टुकड़े ले लिए, हाथी के दांत ले लिए, व्हेल्स के दांत ले लिए, तो इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको हम लोग मनी मान लेंगे। इनकी कुछ अंदरूनी वैल्यू होगी, इसको हम लोग सेल कर सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग डील कर सकते हैं, इनको सेल कर सकते हैं। जो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उसका यूज़ करके हम उसके कोई और काम कर सकते हैं। जैसे कोई सोने के टुकड़े हैं, उसको हम लोग पिघला के ज्वेलरी बना सकते हैं, या ऐसा सब काम कर सकते हैं। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है? कमोडिटी मनी यानी कि वस्तु मुद्रा में प्रॉब्लम्स क्या है? कुछ वस्तु मुद्रा पेरिशेबल हो सकती हैं, जैसे कि कुछ वस्तु मुद्रा पेरिशेबल हो सकती हैं, ख़राब हो जाएं, जंग लग जाए, काई लग जाए, गल जाएं, टूट जाए, फट जाएं, ऐसा हो सकता है। कुछ यूनिफॉर्म नहीं हो सकते, दे आर नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि कोई मान लीजिए कोई कौड़ी जो चलती थी पहले, कौड़ीज़ वो भी कमोडिटी मनी में आते हैं। कोई कौड़ी छोटी है, कोई बड़ी है, कोई हाथी का दांत बड़ा है, कोई छोटा है, कोई किसी डिफरेंट वैरायटी स्पीसीज़ का कोई चीज़ है, वो ज़्यादा मूल्यवान है। तो यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्मिटी नहीं है, प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी की हम लोग गारंटी नहीं कर सकते कि कितना प्योर है, कितना इसमें मिक्सिंग है, क्या इसका केमिकल कंपोजिशन है, इसकी हमें कोई गारंटी पता नहीं रहता। फॉरेन्स में नॉट एक्सेप्टेड। तीसरी प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम है, फॉरेन्स में नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि इंडिया में मान लीजिए कौड़ीज़ के थ्रू व्यापार हो रहा है, तो हो सकता है कोई और देश में, श्रीलंका में आप लोग जाएं तो वो कौड़ीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दें। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, फॉरेनर्स में नॉट एक्सेप्टेड, अस्वीकार भी कर सकते हैं लोग। अब बात करते हैं मेटेलिक मनी की। मेटेलिक मनी की जो है इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसकी धातु, जिस धातु का वो बना होगा उसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए सोने से बना है तो सोने की अपना वो भाव है। तो ट्रेडर्स और किंग्स ने ये सोने के सिक्के लॉन्च किए, उस पर कुछ अपना चिन्ह या छाप लगा देते थे यूनिफॉर्मिटी और ट्रस्ट के लिए, ताकि लोगों की लगे हाँ भाई ये सरकार की मोहर है, इस पर हम लोग ये मतलब सही चीज़ है। इंडो ग्रीक्स किंग, कुषाण रूलर्स और जो गुप्ता रूलर्स थे, उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए। जिसमें कोई किंग वीणा बजा रहा है, कोई शूटिंग कर रहा है, कोई अपनी पत्नी के साथ खड़ा है, तो यहाँ पे इन राजाओं के सिक्के निकाले थे और ये सब चीज़ें हुई। दिल्ली सल्तनत किंग्स ने सिक्के निकाले, सिल्वर टंका, शेरशाह सूरी का रुपया, अकबर की मोहर, ये सारी चीज़ें सब आ जाती हैं सिक्कों में। अब जो कॉइन्स होते हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, हमने पढ़ा। इसका मतलब क्या है? या तो हम उसको मनी की तरह यूज़ कर लें, पैसे की तरह यूज़ कर लें, या फिर उसको पिघला के हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ज्वेलरी, वेपन्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ज्वेलरी में यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी उसका हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पिघलाकर कुछ और चीज़ बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग टोकन करेंसी की बात करें, पेपर करेंसी, तो वहाँ पे हम लोग उस पेपर करेंसी, जैसे कि हम लोग 10-10 रुपये के नोट इकट्ठा करके उनको स्टेपल करके उसमें नोट्स बनाएं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। नोट्स हम लोग नहीं बना सकते, पूरा कागज़ उसकी क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, पूरा कागज़ भरा रहता है, नोट्स हम लोग नहीं बना पाएंगे उस पर, यानी कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब मेटेलिक मनी यानी कि कॉइन्स कितने प्रकार के होते हैं? अब मेटेलिक मनी यानी कि जो कॉइन्स हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, फुल बॉडीड या टोकन कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन्स में क्या होता है कि जो अंदर जो उसके मेटल है वो दबा के भरा हुआ है, यानी कि जो मेटल की वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है मेटल की, वो उस कॉइन की फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी। मान लीजिए ये कॉइन है गुप्ता पीरियड का, इस पे लिखा हुआ है 2 रुपये, लेकिन इसमें 8 ग्राम गोल्ड है। अब 8 ग्राम गोल्ड की जो वैल्यू होगी वो मान लीजिए 30,000 रुपये है। तो यहाँ पे क्या है? ये कॉइन कैसा हो गया? फुल बॉडी कॉइन, यानी कि लिखा तो इस पर 2 रुपये है, फेस वैल्यू इसकी कितनी है? 2 रुपये में। आप अगर कोई चीज़ खरीदने जाओ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 रुपये। लेकिन अगर इसको पिघला के बेचो तो इसकी सोने की जो कीमत है वो कितनी होगी? 30,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या होगा? ये फुल बॉडीड कॉइन हो जाएगा, यानी कि जो मेटल इसके अंदर भरा हुआ है वो दबा के ठूस के भरा हुआ है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी फेस वैल्यू से। टोकन्स कॉइन में क्या होगा कि ये सस्ते वाले हैं,
ये सस्ते वाले कॉइन्स, यानी कि इनके अंदर की जो वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू से कम होगी। जैसे कि इस पर 50 पैसे लिखा हुआ है, लेकिन जो इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया गया है मेटल, उसको हम लोग पिघला के देखें तो उसकी वैल्यू कुछ मान ली जाए 10 पैसे। तो इसको पिघला के बेचने में फ़ायदा नहीं है। इसकी जो फेस वैल्यू है उसकी इस कॉइन की जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा होगी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से। कोई सस्ती धातु वातु यूज़ करके इसको हम लोग यूज़ करते हैं। डिबेसमेंट समझते हैं हम लोग। डिबेसमेंट में क्या होता है, जो कॉइन है उसमें हम लोग मेटल कम कर देते हैं। यानी कि ये 8 ग्राम का सोने का सिक्का है तो इसमें हम लोग 4 ग्राम यूज़ करें, तो यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिबेसमेंट बोलेंगे। डिबेसमेंट इज़ डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मेटल्स इन कॉइन। ये कब करते थे राजा महाराजा लोग, जब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती थी, कमज़ोर होते थे वो, या फिर आर्थिक तंगी चल रही है, उनकी पावर वीक हो रही है। जैसे औरंगज़ेब ने डिक्रीज़ की बेसिकली, कुछ रोमन किंग्स ने भी डिबेसमेंट किया। तो एक महत्वपूर्ण घटना हमें 1330 में देखने को मिलती है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, टोकन कॉइन चालू कर देते हैं। टोकन कॉइन चालू करते हैं और वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता है, एपिक फेल। इसके बारे में आप हिस्ट्री के लेक्चर्स में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं इंडिया में वो हम लोग टोकन कॉइन्स ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसके लिए एक कॉइनेज एक्ट 2011 है, उसके तहत अगर आप सिक्कों को पिघला के बेचोगे तो वो एक क्राइम माना जाएगा और आपको जेल और फाइन आप पे लग सकता है। अब बढ़ते हैं पेपर मनी, यानी कि कागजी मुद्रा। क्या कागजी मुद्रा की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको पिघला के कुछ कर नहीं सकते इसका, ना इसको हम लोग एज अ प्रिंट होकर इसकी कॉपी नहीं बना सकते, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो अब बात करते हैं फियाट मनी की, यानी कि वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा होने के लिए किसी भी मनी को फियाट मनी होने के लिए 2 चीज़ें सेटिस्फाई करना आवश्यक है, 2 शर्तों को उसको पालन करना चाहिए। अब वो 2 शर्त क्या हैं? पहली, या तो वो फिज़िकल करेंसी में हो, या तो वो कॉइन हो कोई फिज़िकल, या फिर वो फिज़िकल नोट हो, या फिर वो वर्चुअल कॉइन हो, या डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो करेंसी जो भी हो, जो कि वैल्यू को मेज़र कर सके। कोई चीज़ किसी चीज़ की कितनी वैल्यू है उसको मेज़र कर सके। और दूसरी शर्त क्या है, वो किसके द्वारा इशू होनी चाहिए? किसी किंग, क्वीन, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। जैसे आरबीआई इशू करता है, जैसे आरबीआई नोट्स इशू करता है हमारे, तो वो हमारे लिए क्या है? फियाट मनी है, फिजिकल फॉर्म में है वो, और सेंट्रल बैंक उसको इशू कर रही है। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? सारे कॉइन्स इशू कर सकती है। कितने तक के? 1000 रुपये तक के सारे कॉइन्स इशू कर सकती है गवर्नमेंट। किस पावर के तहत? कॉइनेज एक्ट 2011 एक्ट के तहत वो 1000 रुपये तक के कॉइन्स इशू कर सकती है। जो 1 रुपये का नोट है, इंडियन 1 रुपये का नोट, उसमें साइन कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी उस पर साइन करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि 1 रुपये के नोट, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो साइन करता है 1 रुपये नोट पर। जो 1 रुपये का नोट है वो प्रॉमिस कंटेंट नहीं करता कि आई प्रॉमिस टू बियर टू पे दिस अमाउंट ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ दिस, तो ये प्रॉमिस उसमें नहीं होता है। उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। गवर्नमेंट इशू करती है वो सिक्के को, गवर्नमेंट उस नोट्स को इशू करती है। आरबीआई जो है वो 1 रुपये के नोट को छोड़ के बाकी सारे नोट्स आरबीआई इशू करती है अंडर पावर्स ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, और उन पर गवर्नमेंट का साइन और उस पर गवर्नर का साइन होता है, प्रॉमिस होता है आई प्रॉमिस टू द बियर टू पे दिस अमाउंट ऑफ रुपीज। तो ये सब होता है। तो ये सब हो गया फियाट मनी। तुम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा कि जो फियाट मनी है उसको 2 कंडीशंस फुलफ़िल करनी चाहिए। एक तो वो किसी चीज़ की वैल्यू को मेज़र कर सके, और किंग, क्वीन या सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट उसको उसके द्वारा वो इशू होनी चाहिए। अब हम लोग लीगल टेंडर की बात करते हैं, यानी कि वैधानिक निविदा।
लीगल टेंडर होने के लिए भी 2 शर्तों का पालन करना होगा। अब वो 2 शर्त कौन सी होंगी? पहली बात तो वो फियाट मनी हो। लीगल टेंडर होने के लिए पहली बात तो वो फियाट मनी हो, जो मनी हो फियाट मनी हो। दूसरा, जो मनी है उसको हम लोग सारे कर्ज में, ट्रांजैक्शन में, हर जगह उसको यूज़ कर सकें। कोई लेनदार उसको अस्वीकार नहीं कर सके, कोई लेने से मना नहीं कर सके। तो ये दोनों चीज़ें अगर फुलफ़िल होती हैं तो उसको लीगल टेंडर कहा जाएगा, अन्यथा नहीं कहा जाएगा। तो अब समझते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर में क्या होता है कि जो रिसिपेंट है, यानी कि जिसको हम लोग पैसे दे रहे हैं, वो किसी सीमा तक उसको लेने के लिए बाध्य होगा और उस सीमा के बाद वो चाहे तो मना कर सकता है। तो कॉइनेज एक्ट 2011 के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई व्यक्ति को हम लोग सिक्के दे रहे हैं तो 1000 रुपये तक के सिक्के उसको लेने पड़ेंगे। अगर तो चलिए इसको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यूट्यूब में आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि आईफोन लेने चले जाते हैं सिक्कों से। तो मान लीजिए बोरी में भर के हम लोग सिक्के लेके गए 1 लाख रुपए हम लोग बोरी में भर के ले गए और आईफोन लेने पहुंच जाते हैं। तो क्या ये आईफोन बेचने वाला है वो 1 लाख रुपए लेके आपको आईफोन दे देगा सिक्के गिनने बैठे 1-1 रुपये के? तो जवाब है नहीं। तो कॉइन एक्ट 2011 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये से ज़्यादा के सिक्के दे रहा है तो लेनदार उसको लेने से मना कर सकता है। यानी कि 1000 तक तो उसको लेना पड़ेगा। 1000 से ज़्यादा कोई दे रहा है सिक्के, वो गिनने थोड़ी बैठेगा, तो वो मना कर सकता है, भाई ये मैं नहीं लूँगा। तो आईफोन देने वाला मना कर सकता है, भाई 1 लाख रुपये आप सिक्के लेके आए हो, आप इसको लेके जाओ, हम नहीं लेंगे। तो ये कॉइन एक्ट 2011 में भी लिखा हुआ है। सबसे छोटा कॉइन जो कि लीगल टेंडर है इंडिया में वो है 50 पैसा। यानी कि 50 पैसे का कॉइन जो है वो सबसे छोटा लीगल टेंडर है इंडिया में। आप चाहें तो कोई एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। उस पर अगर कोई एक्सेप्ट करने से मना करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा या सज़ा होगी, जो भी होगा, आप उसकी शिकायत करिए। तो ये हो गया लिमिटेड लीगल टेंडर। तो चलिए अब बात करते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स यानी कि असीमित वैधानिक निविदा की। तो इसमें क्या है, जो रिसिपेंट है वो लेने से मना नहीं कर सकता, वो इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। उसको जितना भी पैसा दिया जाएगा उसको वो लेना ही होगा। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26 के अंतर्गत एवरी जो आरबीआई सारे नोट्स इशू करती है, एवरी बैंक नोट इज़ ए लीगल टेंडर इंडिया, और उसको कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कितनी भी अमाउंट में वो दिया जाए। हाउएवर गवर्नमेंट के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि 5 लाख से ज़्यादा का कैश आप यूज़ नहीं कर सकते, तो वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन जो सारे बैंक नोट्स हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स हैं और उनको कोई भी किसी भी डेप्ट को सेटलमेंट करने में उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। किसी भी कर्ज के भुगतान में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता लेने से। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपकी स्क्रीन पे इनको आप सॉल्व करिए। अगर नहीं आए तो गूगल सर्च करिए या फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। और तो ये थी हमारी वीडियो आज की मनी के ऊपर, पहला पिलर मनी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। उसकी पहली वीडियो, आगे भी हम लोग वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, और बनी रहिए हमारे साथ, जुड़िए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बाकी वीडियो कैसी लगी आपको, और वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। धन्यवाद।